जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हमारी कोशिश यह रहती है कि कानून के बारे में जो परेशानियां हैं, जो नुक्ते हैं, उस पर कम, जिससे आपका हक मिल सके उस पर ज़्यादा जोर दे करके आपको बताएं, आपको समझाएं, ताकि आप अपने भी जहां लगता है कि आपको अब न्याय इन कारणों से नहीं मिल सकता है, वहां न्याय मिलने का दरवाज़ा कैसे खुलता है जहां दरवाजे बंद हो गए हों। पिछले 5-6 सालों से हम आपके साथ रूबरू हैं और हर बार हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको उन तमाम योजनाओं पर, उन तमाम मुद्दों पर जिस पर विधिक सेवा प्राधिकार काम कर रहा है उसके बारे में बताएं, ताकि आपको लगे कि आप भी न्याय पाने के हकदार अगर हैं तो न्याय पा सकते हैं, इसमें पैसा बाधा नहीं है। हमारे देश में या पूरी दुनिया में माना जाता है कि लगभग आधी आबादी महिलाओं की है और सबसे ज़्यादा पीड़ित, सबसे ज़्यादा न्याय नहीं मिलने की शिकार महिलाएं ही हैं। महिलाओं के अधिकार क्या हैं और महिलाओं के लिए विधिक सेवा प्राधिकारों में क्या व्यवस्था है, क्या उपबंध है, क्या प्रबंध है, आज इन्हीं मुद्दों पर कानून की बात में हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिशनर और झारखंड सरकार की AG1 दर्शना मिश्रा पोद्दार। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। एक तो हम ये जानना चाहते हैं कि पहले हम लोग शुरू करें वीमेन राइट्स पर, कि राइट्स क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वल अधिकार देता है, लेकिन इनके लिए अतिरिक्त अधिकारों में क्या है, तब हम बात करेंगे अधिकारों को पाने के लिए उनको क्या करना चाहिए अगर लग रहा है कि वहाँ पे। तो राइट्स के बारे में थोड़ा बताएं। जी सर। शुरुआत में हम बताना चाहेंगे कि तकरीबन 2 साल पहले हमारे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था जुडिशियल एकेडमी में। उसमें जो अभी करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस NV रमन्ना साहब, वो आए थे और उन्होंने अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कुछ शब्द ऑब्ज़र्व किए थे, तो मैं सर शुरुआत करना चाहूँगी उन शब्दों से। टू कोट सर, टू कॉल वुमन द वीकर सेक्स इज़ अ लिबल, इट इज़ मैन्स इनजस्टिस टू वुमन। इफ बाय स्ट्रेंथ इज मेंट ब्रूट स्ट्रेंथ, then indeed is woman less brute than man. If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man's superior. जी। तो सर ये शब्द हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के। तो इसमें सर सीधा सा समझ में आता है कि अगर हम लोग शारीरिक स्ट्रेंथ समझें, शारीरिक बल समझें, तो ज़रूर महिलाएं पुरुष से कम हैं। लेकिन अगर नैतिकता की बात करें, कर्तव्य पालन की बात करें, तो उसमें ज़रूर हम कहेंगे कि महिलाएं बहुत आगे हैं, पुरुष से काफ़ी आगे हैं। लेकिन सर सोसाइटी में हरदम वुमन, औरत को दबाया गया है। महिलाओं के ऊपर हर तरह का एक पेट्रियार्कल सोसाइटी रहा है हमारा, तो हर तरह से दबाया गया है। तो वो एक तो अपने राइट्स के लिए अवेयर नहीं है, उनके पास कानून में क्या क्या प्रावधान है उनको कुछ पता नहीं है। कुछ वो लोग अपने डेस्टिनी सोचती हैं कि यही शायद मेरा फेट है, यही डेस्टिनी है, तो उसमें वो ढल जाती हैं। और घर में घुट्टी भी बच्चियों को यही पिलाई जाती है ना? जी सर, हाँ, शुरुआत से ही उसको वही समझाया जाता है कि तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है, इस तरह से रहना है। सीता पानी ला। जी सर। तो सर समाज में बदलाव आया है और वक्त लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे ही हम लोग सशक्त कर सकते हैं औरतों को और महिलाओं को, और उनको उनके राइट्स का अवेयरनेस क्रिएट करा सकते हैं। तो सर इसमें हमारे यहाँ जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसका सर हम आपको एक बैकग्राउंड देना चाहेंगे। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसमें प्रावधान है कि लीगल एड दिया जाए जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, ताकि वो लोग अपने राइट्स के तरफ उनको पता हो और वो जानकारी उनको प्राप्त हो। तो सर उसके तहत लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 बना। उसमें नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, फिर स्टेट लेवल पर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जो हमारे यहाँ झालसा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उसके बाद तालुक लेवल पर भी है तालुक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। इसके अंदर सर बहुत सारे हमारे लीगल एड क्लिनिक्स चलते हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, कुछ पैनल लॉयर्स हैं जो हम लोग चिन्हित करते हैं और उनको
ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो महिलाओं को समझा सके। कोई भी सेक्शन 12 जो है एक्ट का, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का, वो बताता है कि कौन लोग इसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं, इस लीगल एड को किन के लिए वो लीगल एड बनाया गया है। उसमें पर्सन को जो डिफ़ाइन किया गया है सर, उसमें 12C में वुमन आती है, वुमन एंड चाइल्ड। तो औरतों के लिए वो कोई भी उम्र की हो सकती हैं, कोई भी जाति, कोई भी कुछ भी हो सकती हैं, बस औरत होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ लीगल एड प्राप्त कर सकती हैं। अब सर बात आएगा कि लीगल एड क्या होता है। लीगल एड में हम जाएंगे, पहले राइट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैटरनिटी बेनिफिट है, जी सर, मान लीजिए कि ये क्या नाम है, RTE है। हाँ, राइट टू एजुकेशन, यस सर। इस तरह की जो चीज़ें हैं, या समान काम के लिए समान वेतन, समान मजदूरी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या जहाँ महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था, बच्चे के लिए क्रिज की व्यवस्था, और ये सारी कुछ, तो ये इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, अलग से कुछ सर इसमें क्या है कि औरतों के एक पहले से तो शुरुआत करते हैं हम लोग, एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जो अगर हिंसा की शिकार हैं, घरेलू हिंसा हो, आर्थिक, मानसिक, किसी भी तरह के हिंसा के शिकार हों, वो अप्रोच कर सकती हैं। उनको अधिकार है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कि वो अपना शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उसमें हमारे यहाँ महिला पुलिस थाना है और हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह है, जहाँ वो तुरंत अप्रोच कर सकती हैं। और सर हमारे यहाँ झारखंड पुलिस का एक शुरुआत किया हुआ एक इनिशिएटिव है, जो एक शक्ति ऐप करके है। उसको डाउनलोड करने के बाद अगर आप कोई वुमन कोई डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन में है, वो किसी भी तरह की डिस्ट्रेस में हो सकती है, तो वो तुरंत उस ऐप से कॉल कर सकती हैं, और वो कॉल डायरेक्ट पुलिस कंट्रोल रूम में जाएगा। वो अपने उसी ऐप के थ्रू कुछ अपने रिलेटिव्स को उसमें ऐड करना होता है, तो वो रिलेटिव्स को भी तुरंत एक मैसेज चला जाएगा कि इस औरत के संग, इस महिला के संग किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है और वो किसी डिस्ट्रेस में है। तो सर ये इस सब तरह का हम लोग सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई भी महिला किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन से बच सके और कोई घटना प्रिवेंट हो सके। तो ये एक अधिकार है सर उनको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, वो किसी भी तरह की प्रताड़ना से ग्रसित हों तो वो तुरंत हेल्प सीख कर सकती हैं। जहाँ तक सर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रावधान है सर, एक हमारे यहाँ प्रावधान है कि पुरुष और महिला बराबर हैं, उनको इक्वल उनका जो काम है उसके लिए उनको बराबर का वेतन, बराबर की मजदूरी मिलनी चाहिए। उसमें कहीं पर नहीं है कि औरत को कम मिलना चाहिए। अगर सिमिलर टाइप का काम है तो दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए। फिर सर जहाँ तक मैटर्निटी की बात आप कह रहे थे सर, उसमें मैटर्निटी गर्भावस्था में कोई अगर औरत आती है तो वो एक आवेदन दे सकती है कि हम गर्भावस्था में हैं। उसके लिए सर कोई भी वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हो, सरकारी गैर सरकारी, उसमें उसको 12 हफ्ते तक का मैटर्निटी लीव मिल सकता है। ये जो मैटर्निटी लीव है उसमें सर उसको निकाला नहीं जा सकता है, उसको किसी भी तरह का उसके ऊपर प्रताड़ना नहीं किया जा सकता है, और उसको ये बोल के नहीं निकाला जा सकता है कि आप गर्भावस्था में हैं। और जो सर 12 हफ्ते का जो उसको जो टाइम मिलता है वो ले सकती है, गर्भावस्था के पहले भी ले सकती है अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, उस दौरान भी ले सकती है जब वो शिशु को जन्म देती है, और उसके बाद भी ले सकती है। और सर इसमें यहाँ तक है कि अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाए जब वो बच्चे को जन्म दे रही है, तब अगर वो उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो वेतन है वो भी उस परिवार को दिया जाएगा ताकि शिशु का भरण पोषण हो सके। तो ये, और उस समय सर मैटर्निटी के समय उसको जो भारी सामान है वो सब नहीं उठाने दिया जाए, शेल्टर दिया जाए ताकि वो वहाँ रह सके, थोड़ा आराम कर सके। ये सब सुविधाएं हर ऑर्गेनाइजेशन को हर तरह के सेक्टर में देना होगा सर। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो, मजदूरों के लिए, जैसे सर झारखंड में बहुत मजदूर जैसे रेजा वगैरह का काम करती हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क का काम करती हैं, तो उन लोगों को भी ये प्रावधान है कि उनको मैटर्निटी के समय उनका ध्यान रखा जाए और उन्हें कोई भी हाल में निकाला ना जाए। जैसे मनरेगा में एक व्यवस्था है कि महिलाएं काम कर रही हैं तो उनके लिए थोड़ी अतिरिक्त व्यवस्था, शौचालय से लेकर के उनके बच्चों के रखने तक की व्यवस्था, उनके पीने का पानी का व्यवस्था करना है। उसी ढंग से इंडस्ट्रियल एक्ट जो है, उस एक्ट में यह प्रावधान है क्या कि उनके लिए अलग से ये सारी व्यवस्था की जाए? और ये कंपल्सन है क्या कि इंडस्ट्रियल हो नहीं हो, एजुकेशनल स्कूल्स चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ वो हैं?
तो उनकी जो अलग तरह की स्थितियां हैं उसमें उनके लिए सारी व्यवस्था की जाए। ये एक्ट में है क्या, और एक्ट में अगर है तो उनको पता, मतलब जो संस्थान संचालक हैं उनको यह पता है क्या और वो बेनिफिट देते हैं क्या, नहीं तो झालसा या डालसा की तरफ से कैसे जानकारी दी जाती है? सर फैक्ट्रीज़ एक्ट है हमारे यहाँ। फैक्ट्रीज़ एक्ट में एक महिला को सुबह 6 बजे से पहले शाम को 7 बजे के बाद उनको फैक्ट्रीज़ में नहीं बुलाया जा सकता है। उनको वैसा कोई काम नहीं कराया जा सकता है जो वो करने के काबिल ना हो, और मतलब कुछ भारी काम हुआ या बहुत हैवी मशीनरी को उनको चलाने को नहीं बोला जा सकता है। उनके लिए अलग से वॉशरूम शौचालय का प्रोविज़न होना चाहिए। उनके लिए अगर कोई महिला है जिनका एक छोटा बच्चा है तो क्रेशे की उपलब्धता होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को वहाँ रख सके। और सर मानसिक और फिज़िकल हर तरीके से काम करते समय औरत निश्चिंत रहे कि मेरे बच्चे का ध्यान रखा जा सकता है और वो वहाँ पर सुरक्षित है। तो इस तरह की सुविधाएं देने का प्रावधान है। कंप्लेन रिड्रेसल का क्या प्रावधान है? कंप्लेन कैसे, अगर किसी को कोई कंप्लेन है अपने पुरुष साथी के प्रति, संचालक के प्रति, तो कंप्लेन वहीं तुरंत एड्रेस हो और उस पर काम हो, नहीं जरूरत पड़ने पर तब कोर्ट जाए या डालसा में जाए या प्री लिटिगेशन में जाए, तो ये क्या है वहाँ पर व्यवस्था? लेबर एक्ट में सर लेबर इंस्पेक्टर के पास अपना शिकायत दर्ज करा सकती हैं और वो लोग एक संगठन बनाकर अप्रोच कर सकती हैं और PLVs की मदद ले सकती हैं। गांव-गांव में PLVs है सर, उन लोगों की मदद ले सकती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मदद ले सकती है। वो लोग के यहाँ एडवोकेट्स हैं जो जानकारी रखते हैं, वो उनकी मदद करेंगे। कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना हो, अगर कोई महिला अशिक्षित है जो एप्लीकेशन नहीं दे सकती, आवेदन नहीं लिख सकती है, तो वो वहाँ पर जो लोग हैं वो लोग असिस्ट करेंगे महिला को और उनका एप्लीकेशन को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास प्रस्तुत करेंगे और उनको बिना कोई लिटिगेशन में गए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मीडिएट करेंगे, नेगोशिएट करेंगे ताकि सोल्यूशन निकल सके। जैसे कि अपने यहाँ झारखंड के संदर्भ में देखें तो 3-4 स्थितियाँ बहुत भयंकर हैं। एक तो डायन वाली जो प्रथा है अपने यहाँ, वो एक भयंकर है। किसी महिला को अगर उसकी संपत्ति कब्जा करनी हो या उसको सबसे ज़्यादा टॉर्चर करना हो तो उसको डायन कह दीजिए। जी अपने यहाँ या इस तरह के जो भी स्टेट है, छत्तीसगढ़ का इलाका जो रिमोट इलाका है या महाराष्ट्र का इलाका, जो इलाके हैं वहाँ इस तरह की चीज़ें ज़्यादा है। दूसरी स्थिति है कि यहाँ से बड़े पैमाने पर मानव तस्करी होती है, बड़े पैमाने पर लड़कियाँ जाती हैं काम करने के लिए। तीसरी स्थिति है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर माल न्यूट्रिशन है, जिसमें महिला कुल मिला करके 40 से 45% तो है ही माल न्यूट्रिशन, लेकिन महिलाओं की संख्या 50% है। उसमें उनके कुछ राइट्स हैं क्या, जैसे कि राइट टू एजुकेशन में है कि खाना मिलना है एक टाइम कम से कम, आंगनबाड़ी में जो बच्चे हैं उनकी व्यवस्था करनी है। ये कुपोषण की स्थिति में महिलाएं हैं या मानव तस्करी में फंस गई हैं वहाँ पर, तो कैसे वहाँ किसको अप्रोच करें ताकि तुरंत उनको रिलीफ मिल सके। और ये राइट्स जाने वो स्कूल कॉलेज में आपके सेंटर चलते हैं झालसा या डालसा की तरफ, लीगल एड के क्लासेस चलते हैं क्या, लोगों को बताया जा सके, इसलिए कि स्कूल सबसे बेहतर माध्यम है चीज़ों को बता करके कम्युनिकेट करने का मैक्सिमम लोगों के बीच में। जी सर, जहाँ तक आपने कहा डायन प्रथा के बारे में, तो ये कुरीति चलती आ रही है सर, और काफ़ी इसमें हम लोगों ने काम किया है और कुछ तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। कहीं तो ये अवेयरनेस हुआ है लोगों के बीच कि ये कुरीति है और इसको हम लोगों को अपने समाज, क्योंकि इससे किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है सर। सबसे ज़्यादा देखा जाता है डायन प्रथा कब बोला जाता है, जब कोई बच्चा बीमार हो गया हो या किसी के घर में कोई किसी तरह का, जनरली बीमारी के समय ये बोला जाता है कि फलना औरत, फलना महिला ने उस पर नज़र लगा दिया गया, उसको नज़र लगा दिया है और उस औरत को डायन बोलना शुरू कर देते हैं वहाँ के गाँव के लोग। तो उस स्थिति में अगर किसी महिला को ये संदेह हो जाए कि कोई उसे डायन बोल रहा है या गांव में ऐसी चर्चा, चिन्हित करने की कोशिश कर रहा है और गांव में ऐसी चर्चा है, ऐसा मर्मरिंग है कि वो डायन कहलाई जा रही है, तो वो तुरंत वहाँ के चौकीदार को, मुखिया को, पंचायत में जो भी हैं उनको, या जो PLVs हैं, DLSA हैं, उनको अप्रोच कर सकती हैं और बोल सकती हैं कि ये हमारे तरफ हमको चिन्हित किया जा रहा है कि हम एक डायन है और कभी भी कुछ भी हमारे तरफ हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करना है सर। अगर डायन कह के उसके संग कुछ गलत हो जाए या उसकी जान तक चली जाए तो फिर क्या फ़ायदा। मेन तो प्रिवेंशन ही होना चाहिए।
हमारा एम होना चाहिए कि इस तरह की घटना हो ही ना। तो उसके लिए अवेयरनेस है। अब कुछ एक इंसिडेंट हुआ भी था कुछ सालों पहले, जब किसी औरत ने बताया भी था, किसी महिला ने अपने आगे आकर बताया था कि हमको चिन्हित किया जा रहा है। तो डीएलएसए जो वहाँ के थे वो लोगों ने उनको पूरा सपोर्ट किया, असिस्ट किया, ताकि उसके संग कोई अनटूवर्ड घटना नहीं हो। और फिर सर जहाँ तक ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है, उसमें कोशिश यही रहती है कि जो रेस्क्यू की गई महिला है उसका पुनर्वास किया जाए, उसको रिहैबिलिटेट किया जाए। कुछ शेल्टर होम्स हैं हमारे यहाँ, सरकार की तरफ से भी शेल्टर होम्स हैं। एक हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्नेदर गृह करके एक स्कीम चल रहा है, उसमें उन लोगों को शेल्टर दिया जाता है, उन लोगों को हर तरह की सहायता की जाती है, ताकि वो कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो या रहने के लिए की सुरक्षा हो, तो वो सबको देखा जाता है। तो उनको रिहैबिलिटेट करने का हमारा प्रयास रहता है। थोड़ा सा एलोबरेट कर देते हैं, एलोबरेट मतलब ये कि हमारा प्रोग्राम जो लोग भी देख रहे हैं, उनके परिजन या उनके जान पहचान के कहीं लोग गए हुए हैं इस तरह के मामलों में, इमीडिएट कहाँ किससे संपर्क कर सकते हैं? मानव तस्करी का मामला हो, या कह के ले गया कि भाई 5,000 रुपये देंगे और 2,000 रुपये दे रहा है, कह के गया कि हर महीने घर भेजेंगे, को पैसा नहीं भेज रहा है, तो वहाँ इमीडिएट कहाँ किससे संपर्क कर सकते हैं? एक तो हमको लगता है पूरे देश में डीएलएस वगैरह की व्यवस्था तो होगी ही, जो विधिक सेवा प्राधिकार के कानून है उस कानून के तहत तुरंत अप्रोच कहाँ करें वो, जिससे उनको रिलीफ मिल सके इमीडिएट? इसमें एक तो पुलिस का रास्ता ले लिया ही जा सकता है। पुलिस के थाने, जो नियरेस्ट थाना है, वहाँ जाके शिकायत दर्ज कराया जा सकता है, एफआईआर कराया जा सकता है, या सना दिया जा सकता है, सूचना दी जा सकती है कि ऐसा ऐसा हमको संदेह है कि मानव तस्करी के कारण हमारे घर की महिला को या बच्चे को ले जाया गया है। और पीएलवी सर उन लोग मदद करेंगे, डीएलएसए है मदद करेंगे। वहाँ से भी नहीं होगा तो झालसा के हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, वो अपने लेवल पे अप्रोच करेंगे जो अथॉरिटी है। सपोज दिल्ली इंडिकेशन है कि दिल्ली में है वो, तो कोऑर्डिनेट करके वहाँ के प्रशासन से और यहाँ से कोऑर्डिनेट करके उनको बुलाया जा सकता है, उनको हेल्प किया जा सकता है। बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो इस चीज़ के लिए काम करते हैं और प्रयास करते हैं कि वैसी लड़कियों को रेस्क्यू किया जाए, उनको बचाया जाए और उनको उनके फैमिली से मिलाया जाए। और अगर कोई फैमिली उनकी नहीं है तो उनको कोई शेल्टर होम में रखा जाए, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको सशक्त किया जाए, ताकि वो अपना पालन पोषण कर सके। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग और इसको विस्तृत करें कि ये तो हो गई बात कि वो उनका ये हक है जी। उस हक को पाने के लिए जैसे 2-3 तरह के मामले अगर आप देखें, एक मामला है कि संपत्ति विवाद जी। आमतौर पर संपत्ति में पुरुष ही बंटवारा करते हैं, तमाम कानून होने के बावजूद। अपने यहाँ जो हिंदू लॉज है उसके बावजूद जो है उनके राइट्स भी हैं और वो चाहें तो अपने बच्चे और अपने भरण पोषण के लिए दावा कर सकती हैं। तो ये कैसे करें, वहाँ पर किसके पास जाएं? दूसरे घरेलू हिंसा की जो बात हम लोगों ने की, घरेलू हिंसा का मामला हो रहा है, तो एक आप बता रही पुलिस स्टेशन का है कि पुलिस स्टेशन में महिलाएं आमतौर पर जाना नहीं चाहती हैं पुलिस स्टेशन, पुरुष भी नहीं जाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर भय किसी को लगता है तो पुलिस स्टेशन से ही लगता है, पुलिस से ही लगता है। हम भय दिलाते, बचपन से ट्रेनिंग ही यही होती है, कुछ बोलोगे तो पुलिस को पकड़वा देंगे। तो यह जो माइंडसेट बना हुआ है, उस माइंडसेट के अतिरिक्त वो चाहें पुलिस के अतिरिक्त कहीं जा करके अप्रोच करने का, तो कौन हो सकता है अप्रोच करने के लिए? एक तो आपने बताया कि डीएलएसए है, हर जिले में विधिक सेवा प्राधिकार का दफ्तर है, वहाँ जाइए, फ्रंट में ऑफिस है उसका, वहाँ जाइए और अपनी बात कहिए। दूसरे पीएलवीज हैं, तो पीएलवीज जो हैं और जो पैनल लॉयर हैं या लीगल क्लिनिक्स हैं, वहाँ पर इसके बारे में पंचायत और ग्राम सभाओं को जानकारी है क्या? ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं की जानकारी, तो वहाँ अप्रोच कर सकती है क्या उनको पीएलवीज को पकड़ने के लिए कि पीएलवी आए और हमको मदद करे? जी सर, इमीडिएट रिलीफ चाहिए। हाँ। अभी एक बड़ी बात हुई है कि आपने देखा होगा जीआरपी और आरपीएफ वाले मानव तस्करी में बहुत काम कर रहे हैं, अपनी पुलिस भी काम कर रही है, लगातार वो पकड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अवेयरनेस तो बढ़े कि आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो मजबूरी है, गरीबी है, भूख है, वो गरीबी भूख उनको ले जाने को कंपेल करता है कि हम जाएंगे वहाँ पर। चमक दमक भी है, ज़्यादा पैसा लेकर के आए, दोनों चीज़ें हैं। तो उस स्थिति में इमीडिएट जो सबसे आसान अप्रोच हो सकता है उनका,
कुछ फ़ोन नंबर जैसे कि आपने बताया, जैसे कि आजकल एम्बुलेंस का एक बढ़िया है कि 108 डायल करिए एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। इस तरह कोई सिस्टम की, अगर डिस्ट्रेस वाला जो आपने बताया कि इस तरह का ऐप है, ऐप के अलावा कोई फ़ोन नंबर है क्या जहाँ से कि वो कर सकते हैं, हेल्पलाइन या नंबर्स नियरेस्ट नंबर कैसे हो सकता है? मान लीजिए दिल्ली में कोई है, बंगलोर में कोई है, ये क्या नाम है आपको, पटना में कोई है, कि इस तरह की जगह पर है, तो कहाँ तुरंत अप्रोच करें कि तुरंत उसको मदद मिल जाए? हेल्पलाइन नंबर सर सब जगह है, वो तो हमारे हम लोग उसको पब्लिसाइज भी करते हैं, एडवर्टाइज भी करते हैं दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, और वो तुरंत 100, तो जैसे एम्बुलेंस का 108 है वैसे 100 पुलिस का है, फिर जैसे मैंने बताया वो शक्ति ऐप है। तो ये सब, और जब भी जैसे उसको मौका लगे अपने एम्प्लॉयर के से नज़र बचा के या जैसे भी, तो वो अपने परिवार को इत्तला कर सकती है। यहाँ कोई पीएलवी की मदद ले सकती है। जो डीएलएसए है वो अगर थोड़ी भी शिक्षित है तो आजकल तो सर मोबाइल सबके पास रहता है, ऑनलाइन वो एक डिस्ट्रेस डाल सकती है। हमारे सारे डीएलएसए वगैरह सब कुछ डिजिटाइज्ड हैं, उन सब ईमेल्स आता है, सब कुछ ऑनलाइन उन लोग काम भी करते हैं। तो उनको एक मैसेज भी देंगी तो उनकी तरफ से उनके मदद के लिए लोग पहुंचेंगे और उनकी मदद हो सकती है। और पंचायत वगैरह के बारे में जो आप पूछ रहे थे, तो पंचायत भवन में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, ताकि वो लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, तो वो वही जानते हैं, वही पंचायत भवन जानते हैं, आसान उनके लिए वही होगा। तो वहाँ पर भी पीएलवीज़ हैं, कुछ तरह का मेला वगैरह लगता है या कोई पोलियो पल्स कैंप लगता है, तो उसमें वहाँ हमारे लीगल एड क्लिनिक के लोग रहते हैं, और एक हम लोग कोशिश करते हैं कि पंचायत भवन में या कहीं पर भी लीगल एड क्लिनिक चलाया जाए और उसके बारे में वहाँ पर जागरूकता फैलाई जाए कि कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप ये लीगल एड सेल को कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग फिर ऑनलाइन हो, चाहे फ़ोन से हो, चाहे किसी भी तरह से मदद पहुँचा सकते हैं और लोगों को, उस महिला को या किसी को भी मदद पहुँचाया जा सकता है। अंतिम सवाल ये कि वो अपने राइट्स के लिए जो वकील चाहिए, मुकदमे का खर्चा चाहिए, वो कहाँ से उपलब्ध कर सकते, किससे संपर्क करने से? ये तो सर सबसे हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है झालसा का कि हम लोगों को लीगल एड प्रोवाइड करना है। लीगल एड दो तीन तरीके का हो सकता है। एक तो उसको अवेयर करा दें कि ये तुम्हारा राइट है, उसमें हम लोग नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं कि कोई छोटा मोटा घरेलू मामला है या कोई संपत्ति को लेके है, भाई बहन से आपस में विवाद हो गया है, तो वहाँ हमारे यहाँ मीडिएटर्स लोग हैं जो ट्रेंड हैं, वो लोग मीडिएशन करके मामला को सुलझा सकते हैं। पति पत्नी का मामला हो तो सुलझ सकता है, सास बहू का कुछ अटपट अनबन हो गया हो, वो सब सुलझाया जा सकता है। उसके बाद बात आती है सर कि अगर कोई किसी महिला के अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया या उसके हस्बैंड ही ने केस बढ़ते बढ़ते हाई कोर्ट पहुंच गया और उसके पास पैसा नहीं है वकील करने का, या उसको नहीं समझ है कि वो क्या लिखा हुआ है उस आवेदन में, उसको क्या करना है, तो वो झालसा को अप्रोच कर सकती है। उसे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पैनल लॉयर्स में से चिन्हित करके उसे दिया जाएगा जो उस चीज़ को, उस तरह के मामले को सुलझाने में सक्षम हो, और उसको रिप्रेजेंट कोर्ट में किया जा सकता है वैसी महिला को। सर यहाँ तक है कि हाई कोर्ट में अगर कोई आवेदन आता है, फर्स्ट अपील वगैरह आता है डाइवोर्स मैटर्स का, तो अगर कोई महिला को जैसे नोटिस गया और वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाई, तो हमारे जज साहब लोग भेजते हैं नोटिस झालसा के थ्रू उस औरत के पास कि आप झालसा को अप्रोच कीजिए, डीएलएसए को अप्रोच कीजिए, और उनकी मदद से एक वकील आपको दिया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, और वो आपका केस को कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। तो हर तरह की सुविधा सर दिया जा रहा है हमारे लीगल। हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस प्रोग्राम के तहत आपको जितना से ज़्यादा अवेयर कर सकें और यह बता सकें, जैसे हमने बताया महिलाओं के बारे में, आपकी ये राइट्स हैं। महिलाएं ही मरियम हैं, महिला ही दुर्गा है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, उसके बगैर पुरुष हो ही नहीं सकता है। यह बात अगर ध्यान में रखेंगे और उसकी पीड़ा को महसूस करेंगे तो महिलाओं के प्रति अत्याचार, महिलाओं के प्रति असमानता, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार ये अपने आप कमने लगेगा। अगर उसके बावजूद चीज़ें होती हैं तो कानूनी प्रावधान आपके लिए है, उस कानूनी प्रावधान में निःशुल्क आपको कानूनी सहायता मिलेगी और आपका हक दिलाया जाएगा। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू, धन्यवाद।